और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है मंजूर ने, यश ने और विमला ने, और वीडियो का टाइटल है डेडली बस राइड टू ए रिमोट हिमालयन विलेज HRTC रिकोंगपियो टू हैंगू। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का, इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके बाद हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हिम बस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे HRTC के एक ऐसे रूट के बारे में जो केवल HRTC का ही नहीं, शायद इंडिया के भी सबसे मुश्किल बस रूट्स में से एक है। किन्नौर, स्पीति, लाहौल और पांगी के दर्जनों रूट्स ऐसे हैं जहां बसेस बड़ी मुश्किल से अपने डेस्टिनेशंस पर पहुंच पाती हैं, और ये रूट भी उन्हीं में से एक है। हम बात कर रहे हैं रिकोंगपियो से हांगो बस रूट की। इस वीडियो में हम आपको इस रूट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस बस का सफ़र। अभी सुबह के 10 बजे हैं और हम रिकोंगपियो बस स्टैंड में हैं। यहाँ से दिल्ली जाने वाली बस काउंटर पर लग चुकी है और हम हांगो वाली बस का वेट कर रहे हैं। यहाँ ड्राइवर कंडक्टर्स अक्सर अपने लंबे सफ़र पर निकलने से पहले एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। 10:30 हो गए हैं और हांगो वाली बस भी अपने काउंटर पर आ चुकी है। इस रूट पर मोस्टली ओल्ड टाटा बसेस ही भेजी जाती हैं, जिसका रीज़न हम आपको आगे बताते हैं। ये एक 37 सीटर बस है जिसकी सीट्स 2x3 कॉन्फ़िगरेशन में है। नॉट वेरी कंफर्टेबल बट गुड इनफ। 11 बजे यहाँ रिकोंगपियो से चलने के बाद ये बस अकपा, स्पीलो, पुह, नमग्या, खापसंगम, लेओ और चूलिंग होते हुए शाम करीब 5:30 बजे हांगो पहुँचेगी। और 11 बज चुके हैं, बस अपने ठीक टाइम पर यहाँ से निकल चुकी है। ये रिकोंगपियो रामपुर चलने वाली न्यू प्रेम बस है जिसका डिपार्चर भी 11 बजे का ही है। बस अब नीचे मार्केट में आ गई है और यहाँ मार्केट से लोग अपना सामान भी बस के थ्रू भिजवाते हैं, जो वहाँ गांव में रिसीव कर लिया जाएगा। अब बस में काफ़ी लोग बैठ चुके हैं, पर इनमें से अधिकतर यहीं आसपास के विलेजेस तक जाने वाले ही हैं। ये सामने किन्नर कैलाश की बर्फ़ से ढकी चोटियाँ दिखाई पड़ रही हैं। रिकोंगपियो से पोवारी तक का रास्ता थोड़ा संकरा व घुमावदार है और एकदम तीखी उतराई भी है। काफी डिफिकल्ट वर्ड बोला था, समझ नहीं। ये हम पोवारी पहुंच गए हैं और NH5 पर काजा वाले रोड पे टर्न लेंगे। ड्राइवर यहाँ पर थोड़ी देर दूसरी बसेस से पैसेंजर आने का वेट करते हैं। पोवारी के बाद रास्ता प्रॉपर डबल लेन है और BRO द्वारा बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। हालांकि मिट्टी कच्ची होने के कारण ऊपर से पहाड़ और पत्थर अक्सर गिरते रहते हैं, इसीलिए यहाँ मेंटेनेंस वर्क साल भर चला ही रहता है। ठीक है, ऊपर जाने का रास्ते में अभी भी छोटे ब्रिजेस को वाइडन करने का काम चल रहा है, जिससे आने वाले टाइम में ट्रैवल और भी स्मूथ हो जाएगा। ये फिर भी सही है। ये ताबो से रामपुर जाने वाली HRTC बस है जो सुबह 5 बजे ताबो से चलकर आ रही है। मुझे कितना खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत तो लग रहा है। मेरे जैसे लोगों की ना टांगों में झोला झोला। कुछ साल पहले तक तो इस सड़क की हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब रोड काफ़ी अच्छा बन गया है। हालांकि आपको एक नज़र ऊपर से गिरते पत्थरों पर भी रखनी होगी। मुझे तो लगता है बिल्कुल भी तेज़ नहीं चलानी, ये मुझे बड़े खतरनाक मोड़ लगते हैं। करीब 11:40 पर ये बस अकपा पहुंच जाती है। अकपा में सतलुज रिवर पर एक पुराना पुल था जिस पे बसेस तो जैसे तैसे निकल जाती थी, मगर बाकी हैवी व्हीकल्स के लिए काफ़ी मुश्किल होती थी। लेकिन अब यहाँ पर नए पुल का निर्माण हो चुका है।
ये बस करीब 12 बजे तक स्पीलो पहुंच जाती है और क्योंकि अब रोड काफ़ी अच्छा हो गया है और ट्रैवल टाइम कम हो गया है, स्पीलो में लगभग 30-40 मिनट का लंच ब्रेक होता है। स्पीलो से लगभग 12:45 पर ये बस चली है और यहाँ से अगला डेस्टिनेशन पूह है। नाको और स्पीति साइड जाने वाली 4 बसेस में से यही बस पूह विलेज के अंदर तक जाती है, बाकी तीनों मेन रोड से ही निकल जाती हैं। पूह किन्नौर का एक छोटा सा गांव है जहां बेसिक एकोमोडेशन और फूड अवेलेबल है। तो पूह तक आते आते बस एकदम खाली हो चुकी है। स्टाफ का कहना है कि यूजुअली 15-20 लोग तो बस में होते ही थे, पर अभी स्नोफॉल की वजह से पिछले कुछ दिनों बस बंद रही थी, इसीलिए आज पैसेंजर्स कम हैं। करीब 2 बजे ये बस पूह से चलती है और वापस नीचे उतरने लगती है। पूह तक आने का रोड काफ़ी तंग और पास लेने की जगह तो बहुत ही कम है। नीचे NH5 पर आकर ये बस फिर से हांगो की ओर उड़ चलती है। ये काजा से सीधे शिमला जाने वाली बस है जो सुबह 7:30 बजे काजा से चली होगी और करीब शाम 5-6 बजे रिकांगपियो पहुंचेगी। खाप संगम पहुंचने से पहले ये बस नमग्या गांव भी जाती है। नमग्या इंडो तिब्बतन बॉर्डर से पहले इंडिया का आखिरी गांव है और शिपकिला पास तक जाने का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। हालांकि आज पैसेंजर्स ना होने के कारण बस नमग्या नहीं जाएगी। ये हम खाप संगम पहुंच गए हैं और यहाँ पर स्पीति और सतलुज नदियाँ आपस में मिलती हैं। ये स्ट्रेच इस रूट पर सबसे खराब पॉइंट्स में से एक था, बट अब ये काफ़ी हद तक ठीक कर दिया गया है और बाकी जो बचा हुआ है उस पर काम चल रहा है। सल्यूट है इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जो इतने डेंजरस पॉइंट्स पर भी दिन रात काम करते हैं। खाप संगम के बाद बस नाको लूप्स की चढ़ाई चढ़ती है। रिकांगपियो से यहाँ तक डेली 4 बसेज आती हैं। सुबह 5 बजे शिमला काजा, सुबह 9:30 बजे रामपुर ताबो, सुबह 11 बजे रिकांगपियो हांगो और दोपहर 12 बजे रिकांगपियो समदो। हमारी बस नाको से पहले ही लेओ व हांगो की ओर लेफ्ट टर्न ले लेगी। नाको टर्न्स के बाद एक और छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है का। पहले ये बस यहाँ पर टी ब्रेक के लिए रुकती थी, लेकिन अब रोड अच्छा हो गया है, ट्रैवल टाइम कम हो गया है और इसीलिए हम अब सीधा लियो में ही रुकेंगे। पत्थर गिरे हुए। ये चट्टान हाल ही में ऊपर से गिरी है, तो सोचिए अगर ऐसे पत्थर बस या फिर किसी छोटी गाड़ी पर आकर गिर जाएं तो क्या हाल होगा। इसलिए रोड्स चौड़े होने के बाद भी यहाँ बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। और यहाँ से हमें हांगो वाले रोड की पहली झलक दिखती है। कितना अच्छा लग रहा है। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमें डाइवर्जन लेना है और यहाँ से असली एडवेंचर भी शुरू होगा। ये राइट वाला रोड नाको और काजा की ओर जाता है। रोड काफ़ी नैरो है बट एटलीस्ट पक्का है। पास लेने या देने के लिए यहाँ अच्छी जजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये रास्ता तो फिर भी ठीक है, असली डर तो मुझे सामने वाले रास्ते को देखकर लग रहा है जहां हमें अभी जाना है। वो दिखा देखो पूरी यार। वही मैं कह रहा हूँ, खड़े हैं दोनों। हमारा अगला स्टॉप लेओ गांव में होगा। लेओ हांगरंग घाटी का एक बड़ा गांव है। यहाँ करीब 160 घर हैं जिनमें तकरीबन 790 लोग रहते हैं। और ये सामने एक खूबसूरत लेओ गांव दिखाई दे रहा है। सेब के गुलाबी फूलों और साइड में बहती नीली नदी के बीच यह गांव किसी जन्नत से कम नहीं है। रास्ता संकरा है मगर पक्का है। बहुत छोटा है। और हम फिर से स्पीति नदी के पास पहुंचने वाले हैं। ना पहाड़ों पे देखो, पहाड़ बहुत बने हुए हैं।
जब वो ऐसे कट ये आता लियो ना, ब्रिज उसमें तो है बहुत ही और भयंकर डर ब्रिज लग के रहा दूसरी तरफ से कच्चा रोड शुरू हो जाता है। है। ज्यादा खतरनाक। काफी एडवेंचर देख रहे हैं हम लोग भाई। यूं तो HRTC बहुत सालों से यहाँ सेफली बस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बट अप्रैल 2018 में यहाँ एक दुखद हादसा भी हो चुका है। उस दिन ये बस शाम 6 बजे के आसपास इस स्थान पर पहुंची थी और सड़क धंसने के कारण बस अनियंत्रित होकर 200 फीट नीचे जा गिरी। बस में सवार 7 लोगों में से 4 की मृत्यु हो गई थी, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल थे। बस के अवशेष अभी तक नदी के किनारे पड़े हुए हैं। बस अभी भी हाँ। करीब 4 बजे ये बस लियो पहुंच जाती है और यहाँ 15-20 मिनट का टी ब्रेक होता है। 4:20 पर हम लियो से चले और इस रूट के सबसे खतरनाक पॉइंट्स अब आने ही वाले हैं। अभी भी लैंडस्केप अब सफ़ेद रेगिस्तान जैसा हो गया है। इस रोड पर मिट्टी दरकने के भी चांसेस रहते हैं। चुलिंग अब यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर है और हांगो 12 किलोमीटर। ओह माय गॉड मौजना। सामने वाली जगह बहुत प्यारी, सामने रास्ता बहुत खराब है मेरे और जैसे ऊपर से पैदल पत्थर चली भी जाती गिरते हूँ। रहते हैं। ऐसे में पैसेंजर्स का ड्राइवर पर विश्वास ही सब कुछ है। कुछ जगह तो क्रैश बैरियर्स भी नीचे चले गए हैं। लोग पर्सनल गाड़ियों में जाने की बजाय बस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कितना मुश्किल है यहाँ पर बस चलाना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रोड कैसे बनाया होगा। वाकई में ये देखो कितने कट्स हैं बीच में। HRTC की टाटा स्टार बस इस रूट पर इसीलिए नहीं आती क्योंकि उन बसेस की हाइट ज़्यादा है और वो ऊपर चट्टानों से टच कर जाती है। टाटा ओल्ड ACGL बसेस की लेंथ ज़्यादा है, इसीलिए वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। ACGL BS4 बसेस को इंटरस्टेट और लॉन्ग रूट्स पर भेजा जाता है, इसीलिए हांगो वाले रूट पर केवल ओल्ड टाटा बस ही भेजी जाती है। यार मुझे डर लग रहा है देख के। Shit, man. Oh God, mom. मजा आ रहा है देखने का। ये देखो डर के मारे। इनने उतर उतर के बनाई हुई ना वीडियो। हाँ मुझे ये नहीं समझ में आ ये रहा सामने काजा वाला मेन रोड है जहाँ से हम अभी आए हैं। सोचिए अगर यहाँ से एक ब्रिज बन जाए तो सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। लेकिन ब्रिज बनाना कौन सा आसान है ना, इतनी इतना हाइट space पे। है। नहीं लेकिन वैसे मैं एक बात इन सोचूं, खतरनाक पॉइंट्स को पार करने के बाद बस चुलिंग के लिए डाइवर्जन लेती है। ये इस बस का तीसरा और लास्ट डाइवर्जन है जहाँ से ये मेन रोड से गांव तक जाके फिर वापस मेन रोड तक आती है। अब मैं जल्दी से बोल रही हूँ कि अगर आगे से बस आ रही है तो वो कैसे। चुलिंग के लिए मुड़ने से पहले Timing होगी हांगो ना। जाने वाले लोग मोड़ पर ही उतर जाते हैं और जब बस चुलिंग से वापस आती है तो फिर से बैठ जाते हैं। मौसम तो वाह यार, ब्रेक लगाइए ना, हाँ बैक पीछे करने करेंगे। लगे हाँ। वल्लाह ये हम पे तो जान निकल जाए। ये शॉट कैसे लिया हुआ। ये दिल की भी ब्रेक लग जाती होगी।
इस बस रूट को वाकई में यहाँ के विलेजेस के लिए लाइफलाइन कहा जा सकता है, क्योंकि ये सारे विलेजेस को आपस में जोड़ती है। यार वो व्हाइट वाली चोटियां बहुत प्यारी लग रही हैं। बर्फ। आज चूलिंग जाने के लिए मात्र एक ही पैसेंजर है, बट फिर भी बस उसके लिए इतना दूर तक आई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि HRTC अपने लोगों के लिए कितना डेडिकेटेड है। सब ब्रिजेस पे ऐसे ही कलरफुल झाड़ियाँ लगी हुई है ना, कपड़े की। चूलिंग से आने के बाद हम फिर से हांगो की ओर चल दिए हैं। खूबसूरत अच्छा, पहाड़ है। जो बर्फ वाले पहाड़ है उनके यहाँ करीब ज़्यादा जा सामने रहे हैं से ना? चूलिंग का प्रॉपर व्यू दिखता है। हांगरंग घाटी में बसे इस गांव में 270 लोग रहते हैं। पहाड़ में सूरज- और अब जाकर हांगो गांव की पहली झलक दिखाई दी है। हांगो रिकोंगपियो से 120 किलोमीटर दूर है और HRTC बस इस दूरी को तकरीबन 7 घंटों में तय करती है। एक यात्री का किराया 260 रुपये है। सही है। नहीं रास्ता बहुत खतरनाक है। इस गांव में करीब 78 घर हैं और यहाँ तकरीबन 275 लोग रहते हैं। टूरिज़्म व्यू पॉइंट से ये गांव अभी अनछुआ ही है और यहाँ कोई होटल या फिर गेस्ट हाउस भी नहीं है। एक ITBP का रेस्ट हाउस है जिसकी एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ती है। नियरेस्ट लॉजिंग फैसिलिटीज़ आपको लेओ में ही मिलेंगी। हांगो में एक दो छोटी शॉप्स हैं और बस के स्टाफ को नाइट स्टे के लिए गांव वालों ने एक रूम का इंतज़ाम भी किया हुआ है। यहाँ स्तूप के पास ही बस को नाइट के लिए पार्क कर दिया जाता है। ये है वो एकोमोडेशन फैसिलिटी जो गांव वालों ने बस के स्टाफ के लिए बनाई है। इतने खूबसूरत पहाड़ लग रहे हैं। रिवर्स जर्नी स्टार्ट। वापसी की बात करें तो ये बस सुबह 6:30 बजे हांगो से प्रस्थान करती है। हांगो के बाद ये बस चूलिंग जाकर भी पैसेंजर्स उठाती है। ठंड लगता है काफी ज्यादा ना। इनमें से अधिकतर लोग लेओ और पूह जाने वाले होते हैं। आगे से कुछ आ रहा है। पेट में सोच रही हूँ वो उधर गया, नहीं दिखाया। थैंक यू। आइए अब बस ड्राइवर से जानते हैं कि इस रूट पर उनका सालों का एक्सपीरियंस कैसा है। तो हमारे साथ हैं बस के ड्राइवर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश वर्मा है। आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी कसौल से हूँ। और आप कितने टाइम से POD में हैं? मैं अभी तो मुझे लगभग 2-3 महीने हुए हैं, पर पहले मैं यहाँ 5 साल लगा के गया हूँ। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर अभी दोबारा से आ गया। आप इसके अलावा और कौन कौन से रूट्स पर चलते हैं? यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम लोकल अपर के हैं तो इसमें मैक्सिमम सभी में चलते हैं। आजा ताबो हो गया और हांगो हो गया, मैक्सिमम यही आते हैं। इधर को समदू रूट आता है एक अलग से, सभी में ही चलते हैं इधर। इस हांगो वाले रूट पर आपको डर नहीं लगता? मतलब जैसे कितना ही खतरनाक रोड है। एक्चुअल में अब तो थोड़ा सा आदत हो गया है। शुरू में जब आए थे तब बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था ये। अच्छा। तो अब तो खैर आदत सी हो गई है और पहले से थोड़ा बेहतर हो चुका है रोड। और एक बात ये कि ये रूट क्या पूरा साल चलता है? जैसे नवंबर दिसंबर के बाद तो बर्फ़ गिरना शुरू हो जाता है तो उस टाइम बंद हो जाता है, फिर लगभग मार्च में ही चलता है। अच्छा। इस बार थोड़ा एडवांस हो गया क्योंकि इसमें फॉल कम हुआ है इस बार, तो उस वजह से ज़रा जल्दी चल पड़ा है। ओके, और यहाँ से यहाँ के कुछ लोकल लोगों के बारे में कुछ बताइए। अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और परेशानी का मतलब हर जगह हमारा सपोर्ट करते हैं। HRTC का जितना भी स्टाफ है
तो अपर किन्नौर या स्पीति के लोग बहुत ही अच्छे हैं इस मैटर में, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, बहुत हमें कमेंट्स में अच्छी ज़रूर थी। बताएं। हांगो और स्पीति के ऊपर हमारे व्लॉग्स भी जल्दी ही लाइव होंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू। भाई बात करें अगर आज इस रूट की ना, तो रूट देखते हुए मुझे लगता है हमें भी ना कुछ हो जा रहा था। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ, मुझे इतने गूज़बम्प्स आ रहे थे लिटरली, मतलब डर लग रहा था, टांगों में अजीब सी सुइयां वाइब्रेशन सुइयां चुभ रही थी डर के मारे। बहुत खतरनाक था। और मैं कहूंगी कि जो ब्लॉगर हैं, सबसे पहले तो वाकई में मैं उनको बोलना चाहूंगी कि उनकी हिम्मत है कि उन्होंने इतने मुश्किल रूट को कवर किया, क्योंकि जो ड्राइवर थे वो तो चलो उनका एक डेली रूटीन का काम था, लेकिन जो एक नया बंदा जाता है ना, मुझे लगता है उसके लिए तो बहुत ही यार उन्होंने रूट कवर किया, लेकिन रूट कवर करने का जो तरीका था ना, वो वाकई आम बंदा नहीं कर सकता। मेरे जैसा बंदा हो ना, वो तो शरबत पिएगा ना नींद का, कि बैठ जाएगा, जब आखिरी स्टॉप आए मुझे उठा देना। अब ये नहीं पता मतलब आखिरी स्टॉप कौन सा होगा शरबत पीने के बाद, लेकिन मैं यहाँ पर आवाज करूंगी, मेरे जैसी बंदी तो कभी चीखेगी ऐसे करके, जब जो स्पेशली वो जो ऐसे वाले कट्स आते हैं ना, जो बिल्कुल ऐसा लगता है एंड पे ही पहुंच गई उस टाइम पे, तो बहुत ही मैं अभी वीडियो देखते हुए सोच रहा था कि हम दोनों जो है ना 2012 में, यानी हमारी पूरी फैमिली गई थी नारायण का गान, तो तब हम जियो सैफुल मलूक पे गए थे, तो हमें वो रास्ता इतना खतरनाक लग रहा था, उससे हमारी जान निकल रही, तो ये रूट कैसा होगा? ये मतलब शायद मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा हुआ था कि क्योंकि वहां पर सिर्फ जीप जाती है वहां तक, तो 4x4 तो वहां पर अच्छा जो ड्राइवर लोग होते हैं ना, वो बड़े, मैं क्या करूँ, शरारती होते हैं, क्योंकि जो यहाँ इस साइड से लोग गए होते हैं, लोगों को डर लगता है, वो लोग तो यूज्ड टू हुए होते हैं, उनकी डेली रूटीन लाइफ का एक हिस्सा है, तो जब ये लोग चीखें मारते हैं तो वो बड़ा इंजॉय करते हैं इसी, मतलब उसको उनको हंसी आती है कि लोग डर रहे हैं, और इस तरह के बिल्कुल किनारे से रख के जानबूझ के जो है ना गाड़ियां चढ़ाएंगे। ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन एक आंटी थी, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बेचारे कम दिल के, वो बेचारी तो मतलब डर के मारे ऐसा भी हुआ था कि उनका यूरिन पास हो गया था, मतलब जीप के अंदर ही। ऐसे भी हालात होते हैं, ऐसी स्थिति भी आ भाई हो सकता है जितने खतरनाक रास्ते हैं ना पहाड़ी इलाकों के, तोबा एक बार बंदे की करा देते हैं, क्योंकि खास तौर पर बाइक पे तो चले इतना डर नहीं लगता, क्योंकि बाइक बंदा फिर भी हैंडल कर लेता है, लेकिन बसेस जब वो टर्न लेती है ना, जिसे हम हेयर पिन टर्न कहते हैं, वो जब टर्न लेती है ना, तो वो बिल्कुल जब आगे जाके ब्रेक मारते हैं ना, तो जो फ्रंट वाला बंदा होता है ना, उसका तो तरा निकल जाता है। मैं तो ये भी सोचती जा रही थी, अभी जो हम लोगों ने रोड देखी है, इस पे अगर फ्रंट से गाड़ी आएगी तो वो इतनी सी, या फिर मतलब रोड पे कैसे वो क्रॉस करेंगे? मेरा एक टाइम में मेरा ख्याल शायद एक ही एक टाइम में एक ही, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया ना सुबह 6:30 बजे वहां से चली थी एक बस का, उन्होंने बताया था, तो मेरा ख्याल है कि टाइमिंग इन्होंने रखी हुई है कि सुबह के टाइम वहां से आएगी, यहाँ से भी सुबह के टाइम में ये निकले, तो इस तरह के रास्ते में कहीं मिल जाए, नैरो में नहीं, जो खुला 2 लेन वाला रोड था वहीं पे कहीं पास कर जाए, तो नो डाउट। वैसे अगर आगे से कोई गाड़ी आ जाए ना, तो मेरा तो ख्याल है फिर बस हो जाएगी बंदे की। मैं कहूंगी यहाँ पे मतलब आप पायलट की क्या बात करते हैं, या ट्रेन के जो लोकोमोटिव ड्राइवर्स होते हैं उनकी क्या बात करते हैं, मतलब ये इतना एक खतरनाक रास्ता, और ड्राइवर जिस तरीके से, क्योंकि वाकई में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबकी जानों का, और उन लोगों को वाकई में ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे जैसे लोग चीखे मार देंगे ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन भी हो जाती है, तो वो बिल्कुल सीरियसली अच्छा किया बता दिया कि मुंह पे टेप लगवा के लेके जाऊंगा, ऐसे मारती रहे ड्राइवर के कानों तक आवाज ना पहुंचे आपकी। खैर वैसे बहुत बीच में, सॉरी मैं बता रही हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन बीच में कुछ रास्ते ऐसे होंगे जहाँ पे मैं कहूँगी भाई मैंने यहाँ बता रहा, मैं यहाँ से चल मैं पैदल करके आती फिर बैठ जाऊंगा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन नो डाउट यार ऐसे इलाकों में ट्रेन चलाना भी कौन सा आसान है, बहुत मुश्किल है। जिस तरह के यहाँ पे पास बने हुए हैं, बस ड्राइवर की वाकई हिम्मत है कि वो लोगों को लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं, लैंड स्लाइडिंग का जगह जगह ख्याल रखना पड़ता है, और यानी कि इन इलाकों में भाई वीडियो शूट करना भी कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल, और मौजम जो रोड्स बनी हुई है वो वाकई में जो लोग बना भी रहे हैं इस रोड को, मैं कहती हूँ उनका भी हौसला और हिम्मत है इतनी ऊंचाई रोड्स बनाने
चलाने। और उसके साथ साथ जैसे कि पहाड़ है वो थोड़े पथरीले टाइप के और रेतले टाइप के है ना, कि मतलब वो बुरबुरे से जब मर्जी वो लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। हाँ, तो बहुत सारी चीजों का वाकई में आपको ख्याल रखना पड़ता है ड्राइव करते हुए, कि जैसे अगर अचानक से लैंडस्लाइडिंग हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इतने सारे लोग बीच में उन्होंने बताया होता है कि सड़क जो है वो खिसकी हुई थी, ड्राइवर को पता नहीं था, तो वो जाके जो है गिर गई। तो उसमें जो है काफी ज्यादा लोग जो है उनकी डेथ भी हुई। बिल्कुल। तो लेकिन ये कि फिर भी मौसम आई मीन जिगरा चाहिए भाई ऐसी चीजों के लिए। भाई जाने वालों को भी जिगरा चाहिए, चलाने वालों को भी जिगरा चाहिए। जिस तरह के रोड है, हम जैसे लोग जो है ना वो मरी तक गाड़ी लेकर जानी हो ना, तो 100 बार सोचेंगे भाई हम जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे। हालांकि रोड इतना अच्छा बना हुआ है। हाँ, बाइक पे बंदा चला जाए वो एक अलग बात है, लेकिन गाड़ी जो 4 व्हीलर्स है ना वो वाकई पहाड़ों पे चलाना बहुत मुश्किल है भाई। हर बंदा नहीं चला सकता। हाँ, अगर 4x4 हो तो फिर थोड़ा हौसला हो जाता है बंदे को, लेकिन जो दूसरी होती है ना 2 वाली, वो तो 2 वाली अभी तुम कह रहे थे बाइक चलाना इजी है, अभी तुम कह रहे हो अरे यार 4x4 गाड़ी की बात कर रहा हूँ, 2 व्हीलर्स की बात नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों को ज्यादा डर लगता है। जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो लोग तो आदी हो चुके थे, इसलिए उनको इतना ज्यादा डर नहीं लगता होगा, मेरा ख्याल है। हाँ। मैं बताना चाहूँ, मोनाल जो इस्लामाबाद है ना, वहाँ पे जब जाते हैं तो दामने को से जब ऊपर जाते हैं तो वो जो बहुत स्टीप चढ़ाई आती है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का दिल दहल जाता है। में दहल जाता है। और खैर एनीवे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे लोग जिनसे होते हैं ना, वो लोग एडवेंचर करना भी चाहते हैं, डरना चाहते हैं। अभी भी हम बात करें ना, हमारे दिल में खौफ है इस रूट को देखकर। हम दोनों तो पसीना आ रहा था हाथों में, मतलब वो देखकर जिस तरीके से गाड़ी मुड़ रही थी और टायर बिल्कुल एंड पे जा रहा था, तो मतलब पता नहीं बहुत ही खौफनाक वाली एक फीलिंग थी। हाँ, बट ये कि काफी मजे का, मुझे तो बहुत एडवेंचरस लगा ये, वाकई में एडवेंचरस था। वाकई बहुत मैं वैसे जिंदगी में ना बस पे तो नहीं, बाइक पे जरूर एडवेंचर करना चाहूंगा इसका। बाइक छोटी सी जगह से निकल, हाँ, बाइक को तो टेंशन ही ना रहती। बाइक को बंदे को पता था थोड़ा हैंडल कर लेंगे, स्पेस कम चाहिए, गाड़ी में इतनी स्पेस चाहिए होती है, बंदा डर जाता है। लेकिन मुझे गाँव वाले भी बहुत अच्छे लगे, जिस तरीके से उन्होंने जितने भी ड्राइवर हैं उनके रहने के लिए एक जगह बनाई हुई है। तो मतलब ये आप चीजें जब मिलजुल के करते हो तो अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज और बहुत सोचने वाली थी, मैं सोच रही थी कि जब वो बता रही थी वो इतना ज्यादा स्नोफॉल होती है, तो फिर चीजें वगैरह कैसे पहुंचती होंगी यहाँ तक, खाने पीने के लिए में भी लोग स्टोर कर लेते हो में भी। हाँ, क्योंकि फिर रास्ते तो बंद हो जाते हैं ना। और अभी भी वैसे मैं देखूं तो हम लोगों ने जितने भी गाँव देखे हैं या जितनी भी जगह देखी उसमें बहुत ज्यादा बड़े बाजार तो हम लोगों ने कहीं पर भी नहीं देखे। तो ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मैं इजाजत, और आप लोगों में से कौन कौन ऐसा एडवेंचर करना चाहेगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। भाई मैं तो बहुत सोचूंगी पहले इसके बारे में, नहीं मेरा हाथ इतना ज्यादा एक्टिवली ऊपर नहीं होता। लेकिन ये कि हाँ, बाइक पे वाकई में मैं मौसम के साथ कर लूंगी बिल्कुल, वो मुझे डर नहीं इतना लगेगा। अगेन उसके लिए जगह थोड़ी चाहिए होती है ना, इसलिए। लेकिन मौसम उसमें भी एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ना, जैसे लैंडस्लाइडिंग होती है वो तो चलो वो तो बंदे को ध्यान रखना। वैसे मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लोग नारायण का गांव गए थे, वापसी पर वहां लैंडस्लाइडिंग हुई थी बिल्कुल, और हम लोगों को काफी वो फिर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वहां से मलबा जो है हटाया, इतना हटा दिया कि पहले इधर से गाड़ियां सारी गुजरी फिर उधर से गुजरी। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगेगी। इसी के साथ मैं इजाजत, मैं वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।